स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, अब की बार वर्दी पहन के पहला सल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। गौरव बैच में आप सभी का स्वागत है। आपकी क्लास आज ऐप पर और यूट्यूब पर जो है वो आपके लिए लाइव चल रही है। आपके सारे कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। पहली क्लास है इसलिए थोड़ी बहुत आपसे बातचीत शुरुआत में ही कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आगे जो 30 क्लासेज मेरी आने वाली हैं, एक सूचना आपके लिए और है कि संख्या 30 से बढ़कर 35 कर दी गई है क्लास की, ठीक है। क्योंकि जब आज मैंने आपका सिलेबस पढ़ा, ये तो मैंने जो निकाला सिलेबस वो है, बाकी आपका पूरा सिलेबस जो है यहाँ पर जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आपका यहाँ पर है, ठीक है। इस सिलेबस में से मुझे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाने हैं वो मैंने यहाँ पर निकाल करके इस एक पेज में लिख दिए कि मुझे ये टॉपिक्स आपको पढ़ाने हैं, ठीक है। मैं इन टॉपिक्स को आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब इन टॉपिक को पढ़ाने में 30 क्लास लग जाए, 35 लग जाए, 40 लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। कुल मिला के मैं संतुष्ट इस बात से हो जाऊं कि मैंने ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए हैं, और महादेव की सौगंध अगर ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए तो आप 50 क्वेश्चन तो आप मान के चलना कि यहां से फंसी जाएंगे इन आपके मास्टर क्लास के द्वारा। ऐसी पूरी उम्मीद है हमें और पूरा भरोसा हमारी मेहनत के ऊपर भी है, ठीक है। तो चलिए शुरुआती एक दो क्लास जो आपकी लाइव रहने वाली यूट्यूब पर वो भी लाइव रहेंगी, उसके बाद क्लासेज आपकी ऐप पर होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी मेहनत के बारे में बताऊं तो इस बैच में जो मेरी मेहनत है वो डबल होने वाली है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके सामने यहाँ पर खड़े होकर के पॉइंट को लिखूंगा भी। एक पहली बात बोल रहा हूँ, ज्ञान देना बिल्कुल उद्देश्य नहीं इस बैच का। इस बैच का उद्देश्य आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो जितनी जरूरत होगी आपके एग्जाम के हिसाब से उतना ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उससे एक्स्ट्रा मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं पहले ही आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको बहुत सारा पढ़ना हो मुझसे तो मेरा ब्रह्मास्त्र बैच है, वहां जाकर आप मुझसे पढ़ सकते हो। 6-7 महीना पूरा जी के वहां पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो जरूरत होगी आपकी वही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। लगभग 270-80 टॉपिक मैंने निकाले हैं, जो कि आपके इतिहास से भी है, जो कि आपके बिहार से भी, जैसे कि बिहार बजट हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, आपके प्रमुख दिनांक है, प्रमुख युद्ध हैं, प्रमुख तिथियां हैं, आपके प्रतिरोध हो गया, रेजिस्टेंस के बारे में सवाल पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आवर्त सारणी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, हड़प्पा सभ्यता है, कांग्रेस अधिवेशन है, समस्थानिक है, प्रमुख अधिनियम है, यूएनओ है, और ओम का नियम है, परमाणुकता के बारे में प्रमुख आयोग हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर है, केमिस्ट्री के केमिकल नेम्स हैं, और प्रकाश लाइट के बारे में, पड़ोसी देश के बारे में, ऐसे टॉपिक्स मैंने निकाल के रख लिए। मैं आपको इनको टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सेकंड, मेरी मेहनत जो बढ़ गई है इस बैच में कि मैं पहले से ही कंटेंट को तैयार करके यहाँ पर लेकर आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने फाइल बनवाई दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैंने खुद इस क्लास में आने से पहले 1.5 घंटे जो है वो मैंने देखो आपके पूरा की पूरा कंटेंट आपके ऐसे अपने हाथ से लिखा है, ठीक है। किसी का भी आंसर नहीं लिखा है, केवल मैंने टॉपिक जो लिख दिया आपके हाथ से, जैसे लंबाई लिख दिया, द्रव्यमान लिख दिया, तो मैं इन टॉपिक्स के बारे में आपको यहाँ पर लिखाने वाला हूँ। ये पूरी की पूरी पीडीएफ मेरी क्लास समाप्त होते ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। इससे मैं अधिक से अधिक कंटेंट को कवर कर पाऊंगा। हाँ, माना कि ये मेहनत मैंने 1 घंटे पहले कर ली है कि भाई क्या क्या पढ़ाना है मुझे आपको। देखो, ये मेरे ज्ञान की परीक्षा बिल्कुल भी नहीं है ना, कहीं आप सोच रहे हो कि आप मेरे ज्ञान की परीक्षा लोगे, नहीं। ये आपके सिलेक्शन की बात है। समय हमारे पास कम है और मैं चाहता हूं कि मैं इस 30-35 क्लास में आपको वो सब पढ़ा दूं जो आपको पास करने के लिए पर्याप्त हो। इसलिए मैं जो प्रयास कर पाऊंगा वो अपनी तरफ से करने वाला हूं, चाहे मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा जो है पहले आकर के खड़ा होकर आपका कंटेंट पूरा की पूरा लिखना पड़े, ठीक है। तो अगर आप तैयार हो तो बताओ, कमेंट बॉक्स में एक बार दिल भेज दो अगर आप तैयार हो। बिहार तक अगर मेरी बात पहुंच रही है, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। मैं शुरुआत में आपसे कह रहा हूं, ठीक है। जितना मुझसे हो पाएगा उसका 100% प्रयास मैं आपके लिए यहाँ पर करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मेरी बात पहुंच रही है आप तक, आप निश्चिंत रहिएगा। टॉपिक कौन कौन से पढ़ाऊंगा समय के साथ आपको पता लगता जाएगा। मैं अपने पत्ता जो हुक्म का इक्का होता है वो कम खोलता हूँ, ठीक है, पेपर के पास खोलता हूँ। इसलिए मेरे साथ आप पढ़ते रहिए, पेपर तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 30 क्लास शुरुआत में पढ़ा के खत्म कर दूंगा, नहीं।
पेपर तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, जिससे कि समय समय पर आपके दिल में एक उबाल आए, एक जोश आए, वो मांझी की तरह जोश आपके अंदर होना चाहिए कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ने वाला हूं भी नहीं। ठीक है, देखिए बिहार गौरव बैच, हाँ मेरी जितनी भी क्लासेज हैं इनकी जो पीडीएफ है आपको वो कहाँ मिलने वाली है, वो आपके बैच के अंदर ऐप में वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके ऐप में जो बैच है वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तक का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। एक बिहारी सब पे भारी, दिल से रसगुल्ला मैं भी बिहारी हूं ना, सब पे भारी पड़ूंगा। ठीक है, तो ना संघर्ष ना तकलीफ तक का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आज आपकी क्लास केवल और केवल आपके 70 मिनट की होने वाली है। ठीक है, आज क्लास जो होगी आपकी पहली क्लास है, ज्यादा नहीं खींचूंगा आपके लिए, 70 मिनट की क्लास आपकी होने वाली है, यह है सूचना आपके लिए। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्लास का टाइम आपका 90 मिनट होगा। ठीक है, 90 मिनट भी होगा, 100 मिनट भी होगा, है ना, तो तैयार होकर बैठना। जिसके दिल में आग हो वही आपके आना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबको क्लास लेनी है, जरूरत नहीं है, जिसके दिल में आग हो उसी को यहाँ पर आना है। ठीक है, कंटेंट मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आंसर मैं आपको यूट्यूब पर करवाऊंगा। ठीक है, इससे आपका दोनों प्रैक्टिस एक साथ में हो जाएगा ना। चलिए सबसे पहले दोस्तों हमारा टॉपिक जो रहने वाला है, जिससे निश्चित रूप से 1 या 2 सवाल आपके एग्जाम में आते ही हैं। मैंने आपका 21 वाला पेपर भी देखा है, मैंने आपका 17 वाला पेपर भी देखा है, मैंने आपका 14 वाला पेपर भी देखा है, और मैंने जो है 10 वाला पेपर भी आपका देखा है बिहार पुलिस का। ठीक है, सारे पेपर मैंने देख लिए हैं। उसमें 1 या 2 सवाल जो है, एक टॉपिक हमारा होता है फिजिक्स के अंदर, वो होता है यूनिट, कौन सा, इकाई। ठीक है, तो जो फिजिक्स है उसमें एक टॉपिक है इकाई नाम का, इससे 1 या 2 सवाल तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, तो हम इन 2 सवालों के पीछे आज पढ़ने वाले आप सभी के सामने। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है कौन सा, वो रहने वाला यूनिट या फिर इकाई। ठीक है, तो फिजिक्स का टॉपिक रहने वाला यूनिट या इकाई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई भी चीज आ सकती है आपके सामने। ठीक है, कुल मिला के जहां सवाल बनेगा वहां पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो यूनिट इकाई हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, है ना। दोस्तों यूनिट किसकी होती है, जैसे कि आपने सुना है 10 किलोग्राम। ठीक है, आप चावल लेने गए, आपने बोला 10 किलोग्राम चावल दे दो, केवल आपने ये बोल दिया 10 चावल दे दो, तो वो समझ नहीं पाएगा कि किलोग्राम दूं, ग्राम दूं, टन दूं, क्विंटल दूं। आपको ये बोलना ही पड़ेगा कि भाई 10 किलोग्राम दे दो। ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा कि 1 लीटर दूध दे दो, अब लीटर देगा। अगर आपने बोला भाई 1 दूध दे दो, अब 1 क्या है दोस्तों, थैली है, 1 किलो है, 1 टन है क्या रसगुल्ला, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि भाई 1 लीटर दूध दे दो। तो लीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, 5 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया। ये जो आपके पीछे जो लगा हुआ है आपके, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं आपके यूनिट, क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। ठीक है, और जिसकी इकाई हम निकाल रहे हैं वो कहलाती है आपके भौतिक राशि। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं 5 किलोमीटर दूरी तय करके गया, तो दूरी क्या हो गई, दूरी हो गई आपके भौतिक राशि। ठीक है, तो किलोमीटर क्या हो गई, उसकी हो गई इकाई। ठीक है, तो जो भौतिक राशि होती है, जो फिजिकल जो क्वांटिटी होती है, 2 तरह की होती है। ठीक है, कैसी होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कैसी होती है, एक होती है अदिश और एक होती है सदिश। ठीक है, एक होती है स्केलर और एक होती है आपके वेक्टर। ठीक है, जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है वो होती है अदिश। ठीक है, देखो अदिश का मतलब क्या हो गया, दिश के जिसकी दिशा नहीं है। ठीक है, तो दिशा रहित जो होगी आपके, दिशा रहित जो होगी वो कहलाएगी अदिश। ठीक है, और जिसमें दिशा होती है वो कहलाएगी सदिश, है ना। तो दिशा के साथ आपके दिशा सहित पूछूं आपसे, वो होने वाली है सदिश, और जो दिशा रहित होगी वो होगी अदिश। एग्जाम में सवाल ये पूछता है, क्लास 2 क्लास 3 क्लास यूट्यूब पर आएंगे, उसके बाद सारी क्लास आपकी ऐप पर ही आएंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिए ना। अच्छा, अदिश राशि, एक रिक्वेस्ट शुरुआत में कर रहा हूं, अगले 60 मिनट जिसको पढ़ना हो ना वही बैठा रहे, बाकी जो है अपना आईपीएल देखो, मस्त रहो। ठीक है, हाँ चू चा करने की कोई जरूरत नहीं कमेंट बॉक्स के अंदर, जिनको 60 मिनट पढ़ रहे हैं वही बैठे, बाकी मस्त अपने आराम से घूमते रहो, फुदकते रहो इधर से उधर। ठीक है, चुपचाप पढ़ना है। ठीक है, तो दिशा रहित आपके अदिश होगी,
और दिशा के साथ आपके सदिश होगी। पेपर में सवाल पूछता है कि सदिश राशि का एग्जाम्पल क्या है या अदिश राशि का एग्जाम्पल क्या है, तो ध्यान रखना अदिश में आपको 4-5 चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। दोस्तों ऊर्जा की बात करूं आपसे, ऊर्जा अदिश राशि है। दूरी की बात करूं आपसे, अदिश राशि है। चाल पूछूं, अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है। सर्वाधिक सवाल जिसका आता है वो है विद्युत धारा, क्या है, अदिश राशि है। तो 5 एग्जाम्पल मैं आपको लिखा रहा हूं इसके, ये 5 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम्पल हजारों होते हैं, ठीक है, पर आपको 5 ध्यान रखने हैं। ऊर्जा, कार्य, चाल, ऊर्जा, कार्य, चाल, दूरी और विद्युत धारा, ठीक है। ये 5 एग्जाम्पल जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऊर्जा, कार्य, चाल, दूरी, विद्युत धारा, ये आपको पांचों ध्यान रखने हैं अदिश राशि के एग्जाम्पल, ठीक है। सदिश की बात करूं मैं आपसे, तो इसमें लिखिए आप एग्जाम्पल दोस्तों आपके, बल लिखना। बल एक दिशा में लगता है, मैंने इस दिशा में बल लगाया तो बल आपकी दिशा हो गई, ठीक है। तो बल जो है आपके वो आपकी दिशा हो गई, ठीक है, फोर्स कहते हैं, ठीक है। लिखो विस्थापन, है ना, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी जो होती है उसे बोलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लिखिए त्वरण हो गया ना, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, और वेग हो गया, वेग का मतलब आपके वेलोसिटी हो गई, है ना। तो एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि ऊर्जा किसका एग्जाम्पल है। सवाल पूछेगा निम्न में से कौन सा सदिश राशि का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 1 ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 2 कार्य, ऑप्शन नंबर 3 आपके विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर 4 बल। तो ध्यान रखना फोर्स है, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करूं आपसे, तो ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी, कार्य को बोलते हैं आपके वर्क, चाल को बोलते हैं क्या आपके स्पीड, ठीक है, दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस, विद्युत धारा को बोलते हैं आपके करंट, है ना, बल को बोलते हैं फोर्स, विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन, है ना, और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी, है ना। तो दिशा रहित आपके अदिश हो गई, और दिशा के साथ में कौन होता है, सदिश होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिशा रहित अदिश हो गई, अदिश के एग्जाम्पल, और दिशा के साथ में क्या हो गई आपके, ये हो गई आपके सदिश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों साल 7 जो है वो हमारे फिजिक्स के अंदर मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट कितनी है आपके, 7। नंबर भी पूछे तो भी ध्यान रखना, फिजिक्स के अंदर फंडामेंटल यूनिट कितनी है आपके, 7 है, ठीक है। अब देखिए जो लंबाई जो होती है इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर, क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द्रव्यमान जो है इसका मात्रक होता है किलोग्राम, ध्यान रखना, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों समय का मात्रक होता है सेकंड, क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समय का मात्रक, ये सारे के सारे इंटरनेशनल मात्रक है ना, सारे के सारे आपके इंटरनेशनल क्या है, यूनिट है ना, सारी की सारी। समय का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होगा, घंटा, सेकंड, मिनट, या आपके कोई और लिखेगा तो सेकंड होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। ताप का जो इंटरनेशनल मात्रक वो क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है, ना कि फॉरेनहाइट, ना कि आपके सेल्सियस, केल्विन होता है, ठीक है। जो विद्युत धारा है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है आपके एम्पियर। ये सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, ये तीनों की तीनों एग्जाम में आने वाले सवाल हैं। पदार्थ की तो मात्रा जो है इसका आपके क्या होता है, तो पदार्थ की जो मात्रा है इसकी बात करूं आपसे, मोल, क्या होता है, मोल, ठीक है। तो आप दोस्तों ऐसे याद कर लीजिए, दोस्तों आपके दोस्तों ऐसे याद कर लीजिए दोस्तों, मामा जो है वो अनमोल है, क्या है, मामा जो है वो अनमोल है, रसगुल्ला क्या है, मामा जो है वो अनमोल है, ऐसे आप याद कर लीजिए ना, मामा अनमोल है, ठीक है। तो मात्रा से हो गया मामा, ठीक है, मात्रा से हो गया मामा, और अनमोल से हो गया मोल, है ना। तो मात्रा से मामा हो गया और अनमोल से मोल हो गया, ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पदार्थ की मात्रा मोल होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ज्योति तीव्रता जो होती है आपके, इसका जो वैल्यू है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपके, वो होता है आपके कैंडला, क्या होता है, ज्योति तीव्रता जो है इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडला, क्या होता है, कैंडला, ठीक है। तो ज्योति लाइक कैंडल, ओ भाई साहब गुरुजी मौज कर दी, लिखना दोस्तों आपके, ज्योति लाई कैंडल, ज्योति लाई कैंडल किसके लिए लाई आपके, ज्योति लाई कैंडल किसके लिए लाई, कैंडल डिनर के लिए लाई, ठीक है। उसने देखा तुमको, भाग गई ज्योति, है ना, ज्योति भाग गई, ठीक है।
तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडल होता है। ज्योति लाई कैंडल, क्या लाई? ज्योति लाई कैंडल, है ना। मामा अनमोल है, क्या है? मामा अनमोल है, ठीक है। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लिखने पे जोर मत दीजिए, पूरी की पूरी फाइल आपको दूंगा ही, वहां से आप जो है अगर आपको लिखने का मन हो तो आप वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी केवल और केवल मुझे पढ़ाने दो, मुझे समझाने दो आपको बातों को। इसको मैं एक बार लास्ट में फिर रिवाइज करवा दूंगा आपको, है ना। देखिए, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। मामा अनमोल है और ज्योति लाई कैंडल। एग्जाम में सवाल आएगा तो आपको दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि ज्योति लाई कैंडल मतलब कैंडेला आपका ठीक आंसर, ठीक है। ये 7 दोस्तों मूल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट का मतलब आपके, अगर दोस्तों घर आपका है, उस घर को शानदार बनाना है तो उसका जो आधार होता है वो मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फिजिक्स का आधार है। अब आगे आने वाले जितने भी मात्रक होंगे, जैसे कि बल हो गया, जैसे कि कार्य हो गया, ये सारे के सारे मात्रक जो है इनसे बनने वाले हैं। तो ये फंडामेंटल यूनिट कौन आपके? ये 7 है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में देखिएगा। अब हम दोस्तों आपके, एक तो आपको कभी एक बार सवाल आपके एग्जाम में, ये बिहार पुलिस में पूछा गया, ठीक है। ये सवाल और ये सवाल जो है वो बिहार पुलिस में आ चुका है कि 1 मोल की वैल्यू किसके बराबर होती है और तलीय कोण का मात्रक क्या होता है। ये सवाल आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, 1 मोल की जो वैल्यू है, अगर पूछूं आपसे 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। क्या होती है? 1 मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। इसी को बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। किसे बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे कि आवोगाद्रो नंबर क्या है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 जो है ये 1 मोल होता है, ठीक है। तो 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 है। इसी को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके 2 पूरक राशि होती हैं। 7 तो क्या हो गई? 7 तो जो है आपके मूल मात्रक हो गए। 2 होती है पूरक राशियां, ठीक है। इसमें एक होता है तलीय कोण दोस्तों, इसका मात्रक होता है रेडियन। ये तुम्हारे एग्जाम में आया सवाल है, इसका मात्रक होता है रेडियन दोस्तों। क्या होता है? रेडियन, ठीक है। और जो ठोस कोण होता है आपके, इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन होता है ना। जो ठोस कोण होता है इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। गुरुजी कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें, तो कंफ्यूजन दोस्तों होना ही नहीं चाहिए आपके। देखिए, ठोस को बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड दोस्तों ना। अरे ठोस को सॉलिड कहेंगे आपके, तो S4 सॉलिड, S4 सॉलिड, S4 आपके स्टेरेडियन। कंफ्यूजन किस बात का? S4 सॉलिड, S4 स्टेरेडियन, और तलीय कोण का रेडियन होता है, ध्यान रखना। और 1 मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 जो है ये वैल्यू होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग जो है आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट भी एग्जाम में महत्वपूर्ण बन सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं किसकी ओर? आपके अन्य मात्रकों की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो मात्रक है आपके वो होते हैं डिस्टेंस। किसके होते हैं? दूरी के, ठीक है। ये दूरी का मात्रक जो है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है। डिस्टेंस के जो मात्रक हैं, दूरी के जो मात्रक हैं, ये सवाल पूछता है, ठीक है। 2021 में अगर आप पेपर उठा के देखोगे, अपना 21 वाला पेपर उठा के देखोगे, तो आप देखना वहां पर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि जो प्रकाश वर्ष है वो किसका आपके मात्रक है। ये वाला क्वेश्चन वहां पर आया हुआ है, ठीक है। देखिए पूरे ध्यान से देखना, ये सारे के सारे जो आपके मात्रक है, सारे के सारे मात्रक किसके? डिस्टेंस के, किसके? दूरी के, ठीक है। देखो, एक प्रकाश वर्ष दोस्तों ना, प्रकाश जो है उसके द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं? प्रकाश द्वारा। लिखिए, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में, 1 वर्ष में तय की गई दूरी, 1 वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है, तय की गई दूरी वो होती है प्रकाश वर्ष। तो बड़ा नंबर होता है ये। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, पहली बात तो। और ये बड़ा नंबर है। प्रकाश की स्पीड पता कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दोस्तों, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। और प्रकाश के द्वारा सोच के देखो, 1 वर्ष में, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, सोच के देखो 60 सेकंड में कितना होगा? 3 लाख गुणा 60, 1 मिनट में। फिर 60 से मल्टीप्लाई करना 1 घंटे में, फिर 24 से मल्टीप्लाई करना 1 दिन के अंदर।
और मैं कह रहा हूं एक वर्ष में, तो 365 से मल्टीप्लाई और करो उसको, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वो कहलाती है प्रकाश वर्ष। इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर कितनी है, ये सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, ये कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसकी इकाई है, ये दूरी की इकाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की स्पीड पूछूं आपसे, तो प्रकाश की जो स्पीड है, प्रकाश की जो गति है, ये कितनी होती है, तो ये होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या बोलते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है, प्रकाश की गति जो है वो अधिकतम किस में होती है, निर्वात में। ठीक है, अधिकतम किस में होती है, वैक्यूम में होती है, निर्वात में होती है, यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रकाश की जो स्पीड है वो अधिकतम किस में होती है, वैक्यूम में या फिर निर्वात में होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, प्रकाश निर्वात में गति करता है, ध्वनि नहीं करता है। प्रकाश निर्वात में गति करता है, ध्वनि नहीं करता है। ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की जरूरत होगी। ठीक है, चलिए, एक पारसेक सवाल पूछे आपसे, एक पारसेक जो है, तो ध्यान रखना, पहली बात तो ये है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, दूरी की सबसे बड़ी जो इकाई है वो है कौन सी आपके, वो है पारसेक। बढ़िया क्वेश्चन है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी, पारसेक। तो एक पारसेक में कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल, लिख लो। एक पारसेक बराबर क्या होगा, 3.26 आपके प्रकाश वर्ष होगा। तो एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान रखना है। तो एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होता है, मतलब इसका 3.26 गुना, इसका 3.26 गुना जो है एक पारसेक होता है, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, एक मील की बात करूं आपसे, तो एक मील में कितना होता है, तो एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो एक मील में कितना होता है, 1.6 किलोमीटर होता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। एक नॉटिकल मील, जब हम समुद्र की बात करेंगे, आपके पानी की बात करेंगे, तो वहां पर नॉटिकल मील होता है, वहां पर नॉटिकल मील होता है। ठीक है, तो नॉटिकल मील कहां पर होगा, पानी के अंदर होगा। ठीक है, जो पानी है इसमें नॉटिकल मील होगा, आपको ध्यान रखना है। और एक नॉटिकल मील कितना होता है, 1.85 आपके किलोमीटर कितना होता है, 1.85। कहीं कहीं पर 1.8 भी लिखा होता है, पर अगर सवाल ढंग से पूछे आपसे तो 1.85 जो है नॉटिकल किलोमीटर जो है वो एक नॉटिकल मील के बराबर होता है। ठीक है, एक फुट में कितना इंच होता है, तो एक फुट में 12 इंच होता है। कितना होता है, एक फुट में 12 इंच होता है। और एक इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, एक इंच में 2.5 सेंटीमीटर। कुछ भी सवाल आपसे यहां से पूछ सकता है। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक पारसेक की बात करूं आपसे, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर होता है। एक फुट के अंदर 12 इंच होती है, और एक इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर जो है ये होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूरी की ये कुछ इकाई जो है, इनका मान जो है, इनकी जो वैल्यू है वो आपसे कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल है। इसी को 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। अधिकतम कहां पर, निर्वात वैक्यूम में अधिकतम होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, कभी कभी आपसे ये 10 की पावर वाला जो है ना, जैसे देखो आप पिछली बार एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता, सवाल पूछा गया ना, एक एंगस्ट्रॉम। एक बार सवाल पूछा गया एक फर्मी किसके बराबर होता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण लिखा देता हूं 10 की पावर वाले। ठीक है, जैसे 1 किलो में दोस्तों कितने ग्राम हो, 1 किलो में कितने होते हैं, तो 1 किलो में, 1 किलो का मतलब 1000। ठीक है, 1 किलो का मतलब होता है 1000, है ना। जैसे मैंने कहा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे, तो 1 किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, 1 मेगा पूछूं आपसे कितना होता है, 1 मेगा होता है 10 की पावर 6। इसको लिख दीजिए 10 की पावर 3 दोस्तों, क्या 10 की पावर 3 लिखिए, इसको लिखिए आप 10 की पावर 6, मतलब कि आपके 10 लाख क्या होता है,
1 मेगा होता है 10 लाख, ठीक है। 1 मेगा क्या होता है, 10 लाख होता है, 10 की पावर 6। एग्जाम में ये नहीं पूछता आपसे, एग्जाम में ये पूछता है 1 मेगा किसके बराबर है, 1 किलो किसके बराबर है, तो 1 किलो 10 की पावर 3 के बराबर है, 1 मेगा 10 की पावर 6 के दोस्तों बराबर, ठीक है। 1 गीगा पूछूं आपसे, 3 पावर आप तो बढ़ाते जाओ रसगुल्ला, 3 पावर बढ़ाते जाओ। 1 गीगा 10 की पावर 9, 1 टेरा 10 की पावर 12, 1 पेटा 10 की पावर 15। तो 1 किलो 10 की पावर 3, 1 मेगा 10 की पावर 6, 3 बढ़ाते जाओ। 1 गीगा 10 की पावर 9, 1 टेरा 10 की पावर 12, 1 पेटा 10 की पावर 15, ठीक है। 1 किलो 10 की पावर 3, 1 मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12, पेटा आपके 10 की पावर 15, ठीक है। एग्जाम वाले को दोस्तों, आपके एग्जाम वाले का इंटरेस्ट इधर की साइड है, ठीक है। एग्जाम वाले का इंटरेस्ट इधर की साइड है, मिली की तरफ, ठीक है। तो मिली कितना होता है, मिली होता है 10 की पावर -3, ठीक है। मतलब कि दोस्तों एक चीज का 1000वां भाग, एक चीज का 1000वां जो भाग है वो होता है मिली। क्या होता है, मिली। तो 1 मिली 10 की पावर -3 होता है, ठीक है। 1 माइक्रो होता है 10 की पावर -6, कितना है, 10 की पावर -6। 1 नैनो होता है 10 की पावर -9। एग्जाम में बहुत बार सवाल है नैनो का सवाल, ठीक है। 10 की पावर -9। नैनो से दोस्तों आपके नैनो, आपके क्या बना, नैनो गाड़ी बनी है ना, नैनो कार आई थी ना आपके दोस्तों, इतनी सी कार थी आपके, इतनी सी नहीं, इतनी सी कार थी भाई साहब, नैनो आपके वही थी, है ना। 10 की पावर -9। पीको पूछूं आपसे, यह क्या है, 10 की पावर -12, क्या है ये, पीको रेलवे में पूछा गया सवाल है ना, रेलवे में आया था। पीको का मतलब क्या है, 10 की पावर -12। ये फैक्टो फर्मो तुम्हारी एग्जाम आया हुआ है, फेम्टो या फर्मी, ठीक है। ये होता 10 की पावर -15 ना। तो फेम्टो या फर्मी जो है वो कितना होता है, 10 की पावर -12 दोस्तों ना। एंगस्ट्रॉम की बात करूं आपसे, पहली बात तो इसका मात्रक ये होता है एंगस्ट्रॉम का, ऐसे लिखते हैं, सिंबल इसका ये है, ठीक है। और 10 की पावर, दोस्तों 10 की पावर -10 जो है ये होता है आपका एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, 10 की पावर -10 जो है ये होता है एंगस्ट्रॉम। कभी सवाल पूछूं आपसे कि जो एंगस्ट्रॉम है आपके, ये किसका यूज, हम इसका यूज कहाँ करते हैं, तो एंगस्ट्रॉम का यूज हम कहाँ करते हैं, आपके तरंग दैर्ध्य को मापने में, वेवलेंथ जो होती है उसको मापने में एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं। लगाओ स्टार, और स्टार लगा के नहीं, मेरी बात को आप जब अपनी कॉपी में नोट करो तब वहां पे लिख लेना कि एंगस्ट्रॉम जो है, एंगस्ट्रॉम का उपयोग, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम का उपयोग, एंगस्ट्रॉम का उपयोग तरंग दैर्ध्य को मापने में करते हैं। एंगस्ट्रॉम का उपयोग तरंग दैर्ध्य जो है, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ कहते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, वेवलेंथ कहते हैं इसको इंग्लिश में, वेवलेंथ कहते हैं इसको इंग्लिश में। और लैम्बडा इसका प्रतीक चिन्ह होता है, वेवलेंथ को नापने में करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सवाल पूछे कि भाई एंगस्ट्रॉम का उपयोग कहाँ करते हैं, या तरंग दैर्ध्य को मापने में कौन सी यूनिट का यूज करते हैं आपके, तो एंगस्ट्रॉम करते हैं। 10 की पावर -10 क्या होता है, 10 की पावर -10 आपके एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, पीको 10 की पावर -12, फेम्टो फर्मी 10 की पावर -15, एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 आपको ध्यान रखना है। 1 किलो 10 की पावर 3, 1 मेगा 10 की पावर 6, 1 गीगा 10 की पावर 9, 1 टेरा 10 की पावर 12, 1 पेटा 10 की पावर 15, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम किसके लिए, हम वेवलेंथ जो है इसके लिए यूज करते हैं दोस्तों एंगस्ट्रॉम। एटम की रेडियस के लिए किसका यूज करते हैं, ठीक है, एटम की रेडियस के लिए फर्मी का यूज करते हैं या फिर फेम्टो का यूज करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो आप मेरे साथ में, एक बच्चे का सवाल था तो आप नोट दोस्तों करना, आपके लिखिएगा, एक पॉइंट और लिख दीजिएगा साथ में दोस्तों, लिखिए नाभिकीय त्रिज्या, नाभिकीय त्रिज्या, नाभिकीय त्रिज्या या परमाणिक त्रिज्या, ठीक है। एटम की एनर्जी, एटम की एनर्जी, एटम की रेडियस, एटम की रेडियस या न्यूक्लियर रेडियस जो है इसके मापन में, इसके मापन में किसका, फर्मी का यूज करते हैं। फर्मी मतलब फेम्टो, 10 की पावर -15 किसका यूज करते हैं, 10 की पावर जो -15 है, फेम्टो जो है, फर्मी जो है इसका यूज करते हैं। दोस्तों परमाणु का साइज बहुत ही कम होता है, परमाणु जो है उसका साइज बहुत ही कम होता है ना, इसलिए वहां पर हम जो है
फर्मी या फिर 10⁻⁻15 का यूज करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण मात्रक, दूरी के बारे में दोस्तों बात हो गई। अब हम यहाँ पर दोस्तों बल का मात्रक क्या है। पहली बात दोस्तों, बल जो है वो किसके बराबर होता है, एक फॉर्मूला, क्योंकि आपके एग्जाम में साइंस में से, फिजिक्स में से सर्वाधिक सवाल आते हैं। मेरी बात सुनना, आपके एग्जाम में बिहार पुलिस में साइंस में 30 सवाल दोस्तों आने वाले। साइंस पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि 30 सवाल इससे आएंगे ना, और मैंने कहा मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है, ज्ञान नहीं दूंगा। इसलिए मैंने आपको चालू साइंस से कर दिया दोस्तों ना। तो साइंस में बल की बात करूं आपसे, बल क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, जो होता है वो बल होता है, ठीक है। तो जो एफ होता है, बल को हम लिखते हैं फोर्स, एफ लिखते हैं, ठीक है। तो एफ बराबर होता है फादर इक्वल टू माँ होता है, ठीक है। एफ होता है बल, एम होता है द्रव्यमान, मास, एम क्या है द्रव्यमान, ठीक है, और ए क्या होता है त्वरण। तो कभी सवाल पूछे कि भाई बल का मात्रक क्या है, तो फोर्स का मात्रक है एम इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण, आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, आपकी बल का मात्रक है। सो बल का आपके फॉर्मूला हो गया दोस्तों ना, ये बल का फॉर्मूला हो गया। सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछूं आपसे, बल का दोस्तों मात्रक क्या होता है, न्यूटन जो है इसका मात्रक है, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों, बल का मात्रक पूछूं आपसे, अच्छा लिखना, इसी को हम लिखते हैं आपके किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और जो त्वरण है इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है इसको बोलते हैं हम न्यूटन, ठीक है। तो बल का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन। क्या होता है, क्योंकि खोज करने वाला कौन था, न्यूटन था, इसलिए उसके सम्मान में इसका मात्रक न्यूटन दे दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बल का दोस्तों मात्रक न्यूटन होता है। एक मात्रक होता है डाइन। मेरी बात सुनो, एग्जाम में सवाल पूछेगा एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा, तो एक न्यूटन जो है 10⁵ डाइन के बराबर होगा। स्टार लगा के लिखना मेरी बात को दोस्तों, आपके ये आपको बाद में लिखा दूंगा, आप मेरी बात को यहाँ पे स्टार लगा के लिखिएगा। कभी सवाल आपसे पूछ ले कि एक न्यूटन जो है, एक न्यूटन लिखना, एक न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर दोस्तों होता है। एक न्यूटन जो है ये 10⁵ डाइन जो है इसके बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है। एक न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोस्तों बल के बारे में हो गया। बल का फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान इंटू त्वरण हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, इसी को न्यूटन कहते हैं। और मैंने आपसे यहाँ पर कहा एक न्यूटन जो है 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए, दाब की बात करूं आपसे ना, हाँ वो न्यूटन के नियम की बात आगे करेंगे, ठीक है। दाब की अगर बात करूं मैं आपसे, प्रेशर, ठीक है, दाब का मतलब प्रेशर हो गया आपके, तो प्रेशर हो गया। अच्छा दाब पूछूं आपसे, दाब दोस्तों क्या होता है, फॉर्मूला, तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं दाब। क्या बोलते हैं, लिखना, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, इकाई क्षेत्रफल पर, लिखिए, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है इसको कहते हैं हम लोग दाब। क्या कहते हैं, दाब, ठीक है। इकाई क्षेत्रफल पर दोस्तों लगने वाला बल, मान लो दोस्तों ये आप हो, ठीक है, आपके ऊपर दोस्तों, आपके ऊपर आपने एक चैनल देखा उत्कर्ष, उसने अपनी तरफ से नोट्स आपके सिर पे रख दिए, ठीक है। फिर आपने कोई और चैनल देखा, उसके नोट्स आपके फिर सिर पे, उसके बाद आपने कोई और देखा, उसके नोट्स आपके सिर पे, ठीक है। अब दोस्तों आपके सिर पे लग रहा है दाब, ये आपका क्षेत्रफल था, ये आपका क्षेत्रफल था, इस क्षेत्रफल के ऊपर लग रहा है दाब, ठीक है। और दोस्तों आप चैनल देखते गए, आप पेपर पास आया, आपने स्टार्ट करी दोस्तों मैराथन क्लास, क्या मैराथन, ठीक है, ब्रह्मास्त्र ले, फलाना ले, ढिमकाना ले दोस्तों आपके, और ये वर्दी और ये दरोगा और ये फलाना और ये ढिमकाना, भाई साहब आपने अपने ऊपर बोझ बढ़ाते गए दोस्तों, आपके पैर ऐसे बढ़ते गए, ठीक है, आपके पैर दोस्तों ऐसे बढ़ते गए, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आप जो है वो आपके, बोलो भैरव जी महाराज की जय, आप बोलोगे अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल था आपके, जो ऊपर से बल लग रहा था आप यूट्यूब की क्लासों का, उससे आपकी बॉडी के ऊपर दाब बढ़ता गया, इसे बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं, आपके यहाँ पर तनाव बढ़ता गया, ठीक है, स्ट्रेस। तो दाब और प्रतिबल, सुनो मेरी बात, दाब और प्रतिबल एक ही चीज होती है। प्रतिबल का मतलब होता है स्ट्रेस। कभी कभी वो प्रतिबल पूछता है आपसे क्या होता है, आप कहते हो मास्टर ने पढ़ाया नहीं प्रतिबल, अरे स्ट्रेस ही आपके दाब होता है, ठीक है। तो दाब जो है सो आपके, दाब और प्रतिबल दोस्तों एक ही चीज है ना, दाब जो है
ये दाब प्रतिबल ही होता है, ठीक है। प्रतिबल का मतलब होता है स्ट्रेस, जो आपकी बॉडी में जो आपको महसूस हो रहा है। जैसे डेट आई दोस्तों ना, एग्जाम डेट आने से पहले कोई भी भाई साहब यूट्यूब पर बात ही नहीं कर रहा था ना। एग्जाम डेट दोस्तों आते ही ये लो, ये वाला बैच और ये वाला बैच, भाई साहब यूट्यूब पर दोस्तों बैच की बाढ़ आ चुकी है ना। मतलब यूट्यूब ऐसा लग रहा है जैसे बिहार पुलिस के लिए बनाया गया था। यूट्यूब जो है ना, हर कोई फ्री पढ़ा रहा, हर कोई बैच लेके बैठा हुआ है, ठीक है। हम भी उसी में शामिल है रसगुल्ला। तो भाई साहब दाब जो होता है प्रतिबल होता है, स्ट्रेस होता है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अच्छा, दाब का फॉर्मूला क्या होता है? देखो दाब का जो फॉर्मूला है वो होता है, दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। क्या होता है? दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। कभी सवाल पूछे तो आपसे दाब बराबर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया आपके दाब होता है, ध्यान रखना, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, दाब का मात्रक पास्कल। अच्छा, दूरी का मात्रक होता है पारसेक। दूरी का मात्रक क्या है? पारसेक। दूरी का मात्रक क्या है? पारसेक। और दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। दूरी का मात्रक क्या है? पारसेक। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। दोनों अलग अलग चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूरी का मात्रक पारसेक, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ध्यान रखना है ना। आगे देखिए दोस्तों, कार्य क्या है? कार्य देखो, कार्य दोस्तों आपके, दोस्तों मैंने इस पेन को यहां से उठा के दोस्तों, यहां से इसके ऊपर मैंने बल लगाया, ठीक है। और बल लगाया मैंने, इसको यहां पर सरका दिया। यहां से मैंने इस पेन को यहां पर सरका दिया। तो मैंने जो बल इसके ऊपर लगाया, इस बल से इस पेन ने यहां से यहां तक की जो गति की है, यहां से यहां तक जो दूरी तय की है आपके, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो किया गया कार्य निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कार्य क्या होता है? कार्य होता है, लिखना, कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। किसी चीज पे आपने फोर्स लगाया और जो है आपको उसने, आपने थोड़ा उसको आगे बढ़ा दिया, थोड़ा उसका स्थिति चेंज कर दी, तो वो होता है आपके कार्य, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कार्य, ठीक है। अच्छा, कार्य का मात्रक पूछूं आपसे, देखो सो कार्य का मात्रक पूछे आपसे या ऊर्जा का मात्रक पूछे, दोनों का एक ही होता है, ठीक है। दोनों का मात्रक एक ही होता है। और वो मात्रक क्या आपके, वो होता है आपके, लिखना, वो होता है जूल। क्या होता है? जूल, ठीक है। या फिर आपके अर्ग, जूल या फिर अर्ग जो है, ये किसके मात्रक हैं? आपके कार्य या ऊर्जा के मात्रक हैं, जूल या फिर अर्ग, ठीक है। अब यहीं पर नोट कर लीजिए, सवाल पूछे आपसे कि 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ये सवाल बनता है एग्जाम में। 1 जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्ग जो है वो आपके 1 जूल होता है, ठीक है। तो जूल आपके मात्रक है, अर्ग भी उसका मात्रक है। 1 जूल बराबर 10⁻7 क्या है? अर्ग हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार सवाल पूछा गया आपसे एग्जाम में, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? भाई साहब 1 कैलोरी में जूल कितने होते हैं, ठीक है। तो 1 कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। 1 कैलोरी जो, 1 कैलोरी जो होता है, कैलोरी भी इसी का मात्रक है, ठीक है। कैलोरी भी आपकी इसी का मात्रक है ना। तो जूल, अर्ग और कैलोरी, ठीक है। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल। ये भी सवाल एग्जाम में आ सकता है। 1 कैलोरी बराबर 4.184 आपके जूल। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल जो है वो आपके 1 कैलोरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग और 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पढ़ा है आपको बल, बल बराबर F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। दाब, आपकी दाब क्या है? बल अपॉन क्षेत्रफल। कार्य क्या है? देखो मैं आपको फॉर्मूला भी लिखवा रहा हूं और उसकी यूनिट जो है वो भी आपको लिखा रहा हूं, ठीक है। दोनों निकाल रहा हूं, ठीक है। तो ध्वनि देखिए आप, है ना, आप देखिए ध्वनि, ठीक है। दोस्तों साउंड की बात करते हैं, ठीक है। ध्वनि जो मैं बोल रहा हूं आप तक पहुंच रही है, ध्वनि हो गई, जैसी मैंने बोला वैसी आप तक पहुंच गई, ठीक है। मतलब ध्वनि की स्पीड दोस्तों अच्छी खासी होती है, ठीक है। अब ध्वनि की जो तीव्रता होती है, अगर आप आईपीएल का दोस्तों मैच देखोगे और मान लो विराट कोहली, रोहित शर्मा या महेंद्र सिंह धोनी जो है वो बैटिंग करने के लिए दोस्तों आते हैं, तो भाई साहब साउंड देखना आप दोस्तों, गजब का साउंड होता है। कहां पर? स्टेडियम के अंदर गजब का साउंड होता है, ठीक है। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा और पटना में मेरा सेमिनार होगा, आप देखना बापू सभागार में मेरा साउंड जो है वो आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम ध्वनि, उसको बोलते हैं तीव्रता, ठीक है। आपने देखा बगल में लिखा था आईपीएल में
120 डेसिबल साउंड, ऐसा लिखा था ना, 125 डेसिबल साउंड है ना। तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है, जो इंटेंसिटी होती है, वो नापते हैं किसमें, डेसिबल में, ठीक है। लिखना, ध्वनि की जो तीव्रता होती है ये हम किसमें नापते हैं, डेसिबल में, ठीक है। ऐसे लिखा होता है डीबी, ऐसा लिखा होता है डीबी, है ना, 120 डीबी, 150 डीबी ऐसे लिखा होता है ना। तो डेसिबल आपकी तीव्रता हो गई ध्वनि की, ठीक है। और ध्वनि की दोस्तों स्पीड क्या है, इसको नापते किसमें, मैक के अंदर। ये दोनों सवाल नाप के, ध्वनि की जो स्पीड होती है इसे नापते मैक के अंदर, ध्वनि की गति को नापते मैक के अंदर, और ध्वनि की जो इंटेंसिटी होती है इसको नापते डेसिबल में। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्वनि निर्वात में गति करती है, नहीं दोस्तों, ध्वनि जो है वैक्यूम में गति नहीं करेगी, ठीक है। लिखना, ध्वनि आपके, ध्वनि जो है, ध्वनि जो है लिखना, आपके ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती है, ठीक है। लिखना, ध्वनि जो है ये निर्वात में गति नहीं करती है, ठीक है। ध्वनि जो है, ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती है, ठीक है। ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती है। ध्वनि के लिए माध्यम का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ध्वनि के लिए, प्रकाश के लिए माध्यम नहीं चाहिए, प्रकाश के लिए माध्यम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ध्वनि सर्वाधिक कहां पर होती है, सॉलिड में, ठीक है। ठोस जो होता है, सॉलिड जो होता है, इसमें ध्वनि सर्वाधिक होती है, ठीक है। सॉलिड जो होता है इसमें ध्वनि सर्वाधिक होती है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अच्छा, ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड का मतलब क्या होता है, ऑडिबल साउंड का मतलब जो आप और मैं सुन सकते हैं, जो आप और मैं सुन सकते हैं वो होता है ऑडिबल साउंड, ठीक है। ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 जो हर्ट्ज है आपके, ये होता है ऑडिबल साउंड, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा आपसे ऑडिबल साउंड से क्या होता है, तो ऑडिबल साउंड होता है क्या आपके, ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 जो हर्ट्ज है आपके, यहां तक जो साउंड होता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑडिबल साउंड। क्या बोलते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो है इसके बीच जो साउंड होता है उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड, ठीक है। जिसको आप और मैं सुन सकते हैं, ठीक है। जिसको सामान्य मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। जिसको सामान्य जो मनुष्य है वह सुन सकता है, ये होता है ऑडिबल साउंड, ठीक है, सुन सकता है। पर दोस्तों जो कुछ जानवर होते हैं ना आपके, वो जानवर इससे अधिक का साउंड भी सुन सकते हैं, ठीक है। जो जानवर कुछ होते हैं आपके, देखना, वो जानवर इससे अधिक का साउंड भी सुन सकते हैं, ठीक है। कभी कभी दोस्तों देखना, भूकंप आने से पहले कोई कोई आपके घटना होने वाली होती है, उससे पहले कुत्ता जो है भौंकता है, ठीक है। अब हमारे गांव में कहते हैं कुत्ता भौंक रहा है, मतलब कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली, कुत्ते को भगाओ यहाँ से, कुछ अशुभ होने वाला है, क्योंकि कुत्ता दोस्तों आपके जो है वो उस साउंड को सुन सकता है, ठीक है। ऐसी दोस्तों आपके चमगादड़ होती है, ऐसी आपके डॉल्फिन होती है। तो चमगादड़ और डॉल्फिन जो है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि होती है उसको सुन सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या आपके, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड का मतलब क्या होता है, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। और अल्ट्रासोनिक साउंड को कौन आपके, बैट मतलब चमगादड़ हो गया या फिर डॉल्फिन जो है ये आपके सुन सकते हैं। तो आपसे कभी सवाल पूछे, मैं दोस्तों इस पॉइंट को यहाँ पर लिख देता हूँ आपके, मैं इस पॉइंट को आगे लिख देता हूँ, लिखना आपके एक पॉइंट में आगे नोट लिख रहा हूँ, तो लिखना अल्ट्रासोनिक। क्या, अल्ट्रासोनिक, जो आपके अल्ट्रासोनिक पूछूं आपसे, इसका मतलब क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि, से अधिक आवृत्ति फ्रीक्वेंसी वाली जो ध्वनि होती है, आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है, इसे बोलते हैं हम क्या, इसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है। और कौन सुन सकते हैं आपके, इसको सुन सकते हैं आपके, जैसे कि बैट हो गया ना, बैट का मतलब चमगादड़ हो गया, ठीक है, चमगादड़, ठीक है। इसके अलावा डॉल्फिन, कौन, डॉल्फिन, ठीक है। तो ये एग्जाम में सवाल पूछ लेता है आपसे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 20,000 प्लस वाला क्या होता है, 20,000 प्लस जो आपके वो होता है अल्ट्रासोनिक। क्या होता है, अल्ट्रासोनिक, 20,000 प्लस हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला है हमारा विद्युत धारा, ठीक है। ये आपके एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। पता नहीं क्यों आपके एग्जाम वाले को विद्युत धारा और आपके इसके अलावा कौन सा, और इसके अलावा जो है विद्युत धारा और इसके अलावा प्रतिरोध से बड़ा प्यार है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें भी बहुत प्यार है प्रतिरोध और विद्युत धारा से, ठीक है। देखिए दोस्तों, आवेश की बात करूं मैं आपसे, तो हाँ, हमें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हमें सुनाई देती है, ये ऑडिबल साउंड होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आवेश की बात करते हैं, ठीक है। तो आवेश जो आपके, हाँ, सोनार होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, लिख लो। एक बच्चे ने सोनार पूछा है, जो सोनार में भी यही होता है आपके, सोनार की फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, साउंड नेविगेशन,
साउंड नेविगेशन और रेंजिंग क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना, ठीक है। छोड़िए, हम दोस्तों बात किस कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, विद्युत धारा की, ठीक है। पहले हम आवेश की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाम सुना आपने, वो आवेश है ना। धनावेश, ऋणावेश नाम सुना आपने। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आपके नाम सुना होगा। ये धनावेश जो ऋणावेश है आपके, ये क्या कहलाता है आपके, ये आवेश है, ठीक है। ये होता है आवेश, ठीक है। धनावेश, ऋणावेश, ये हो गए आवेश, ठीक है। अच्छा, आवेश में जो प्रवाह की दर है, आवेश में प्रवाह की जो दर होती है उसे कहते हैं क्या, हम उसे बोलते हैं आपके विद्युत धारा, ठीक है। तो लिखिएगा, आवेश पूछूं आपसे, इस आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है, ठीक है। आवेश का मात्रक कुलाम होता है। जो भी एक भी फालतू कमेंट करे उसको शांति प्रदान कर दो, मैं पहले ही कह रहा हूं, ठीक है। तो आवेश का मात्रक कुलाम होता है, ठीक है। भाई जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ लो, कहीं और से पढ़ लो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ तुमको यार, मैंने मना किया आज तक तुमको। तुम्हें जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ लो, ठीक है। मुझे मेरी तरफ से पढ़ाने दो। वो पेपर में देखेंगे कि भाई साहब क्या पेपर आएगा वो अलग बात है, ठीक है। वो पेपर के समय डिसाइड करेंगे किसका आया किसका नहीं आया, है ना। अभी जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लो ना। तो आवेश होता है कुलाम दोस्तों, कुलाम है जो है वो आवेश का मात्रक होता है, ठीक है। धारा पूछूं आपसे, लिखना, आवेश में प्रवाह की दर जो होती है, आवेश में प्रवाह की दर जो है इसको बोलते हैं धारा, ठीक है। तो आवेश में प्रवाह की जो दर होती है इसे बोलते हैं हम लोग धारा, ठीक है। अच्छा, विद्युत धारा जो होता है, करंट जो होता है, इसको बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो करंट जो होता है इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, करंट को हम लिखते हैं आई से, ठीक है। तो आई बराबर क्यू अपॉन दोस्तों आपके टी होता है, ठीक है। मतलब कि आवेश जो है, आवेश अपॉन समय, ये होता है आपका विद्युत धारा। आवेश अपॉन समय विद्युत धारा होता है और इसका मात्रक होता है एम्पियर। ये खूब बार पूछा गया सवाल है, जो विद्युत धारा है इसका मात्रक क्या होता है, जो विद्युत धारा है इसका मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आपको ध्यान रखना है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों एक होता है प्रतिरोध, ठीक है। मान लो दोस्तों आपकी हाईवे पे गाड़ी आपकी चल रही है, ठीक है। एकदम दोस्तों ब्रेकर आ गया तो आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ये मान लीजिए कि जो हाईवे जो है आपके वो है तार, जो आपके घर में तार होता है बिजली का वो तार है, ठीक है। जो गाड़ी चल रही है वो है आवेश, ठीक है। और जो बीच में जो ब्रेकर आया है वो क्या है आपके, वो हो गया आपके प्रतिरोध, ठीक है। तो आवेश के प्रवाह की दर क्या होती है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के प्रवाह में जो गतिरोध उत्पन्न करेगा वो कहलाएगा प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है लिखना, इसका मतलब होता है विद्युत धारा में जो गतिरोध आएगा, विद्युत धारा में जो गतिरोध आता है, जो बैरियर आता है उसे बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध, ठीक है। और इसका मात्रक होता है ओम। ये बहुत बार सवाल आ चुका है। इसका दोस्तों मात्रक क्या है, इसका मात्रक होता है ओम लिखना, ये आपके इसका साइन होता है, ठीक है। तो ओम किसका मात्रक है, ओम जो है वो रेजिस्टेंस जो है इसका मात्रक है। ओम किसका मात्रक है, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओम का मतलब क्या होता है, ओम का मतलब है आपके विद्युत धारा में जो गतिरोध होता है, जो बैरियर होता है वो होता है ओम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ओम का मात्रक क्या है, रेजिस्टेंस, आपके जो ओम है आपके वो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का मात्रक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक ओम का बड़ा फेमस दोस्तों नियम है, ठीक है। देखिए दोस्तों ओम का क्या है, एक बड़ा फेमस नियम है फिजिक्स के अंदर, रूल ऑफ ओम कहते हैं, ठीक है। यह है बी बराबर आई आर, क्या है, बी बराबर आई आर। इसमें आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, ठीक है। बी बराबर आई आर, ठीक है। वी का मतलब होता है विभव या फिर वोल्ट, क्या होता है, विभव या फिर वोल्टेज, क्या होता है, वोल्टेज, ठीक है। आपके घर में लिखा होता है ना 220 वोल्टेज, देखना कोई आपके जो स्विच होता है उस पर लिखा होता है 220 वोल्टेज। आपके घर में जो करंट आ रहा है, जो धारा आ रही है वो 220 वोल्टेज की आती है। आपके मेरे घर में दोस्तों, आपके मेरे घर में जो धारा है, जो करंट जो आ रहा है आपके मेरे घर में, पहली बात तो वो कौन सी धारा आती है, प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी आती है, प्रत्यावर्ती धारा आती है। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जो वोल्टेज होता है कितना होता है, 220 वोल्टेज, ठीक है। इतने पे काम करते हैं। आपके मेरे घर में जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो इतने पे काम कर रहे हैं, 220 वोल्ट के ऊपर, है ना। चलिए,
और V बराबर होता है आई आर। दोस्तों आई क्या है, आई हो गया आपके धारा, विद्युत धारा, ठीक है, और आर हो गया रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। तो वोल्ट जो है आपके, वोल्टेज जो है वो विद्युत धारा और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है ओम के नियम, ठीक है। तो बी बराबर आई आर, आपको ओम का नियम ध्यान रखना है दोस्तों ना। अब दोस्तों देखिए प्रतिरोध, ठीक है, सवाल आपसे पूछता है कि जो प्रतिरोध है इनको हम दो तरीके से दोस्तों लगा सकते हैं एक विद्युत परिपथ के अंदर, ठीक है। देखिए दोस्तों एक मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ। अगर आपने कभी दोस्तों फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी हो क्लास 9, एक तो आपके सिलेबस में क्लास 9th और 10th का सिलेबस है, ठीक है। पहली बात तो आपके सिलेबस में क्लास 9th की एनसीईआरटी और क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसका सिलेबस आपके क्लास में दिया गया है, ठीक है। हम उसी की बात कर रहे हैं दोस्तों ना। देखिए दोस्तों एक दोस्तों परिपथ में आपके ऐसे प्रतिरोध दोस्तों लगाते हैं, ठीक है। तार, तार मान लीजिए, तार जो होते हैं उनको दोस्तों हमने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तार को हमने ऐसे जोड़ दिया है एक परिपथ के अंदर, ठीक है। और दोस्तों इसको हमने ऐसे जो है यहाँ पर जो बैटरी है उससे ऐसे जोड़ दिया है, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमने दोस्तों आपके तीन, इसका प्रतिरोध मान लीजिए R1 है, इसका मान लीजिए R2 है, इसका मान लीजिए R3 है, इसका मान लीजिए R4 है। ये चार प्रतिरोध जो है वो कौन सी क्रम में लगा दिए, ये चार प्रतिरोध हमने श्रेणी क्रम में लगा दिए, ठीक है। श्रेणी क्रम में लगा दिए, इसको बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं, सीरियल, आपके सीरीज कहते हैं श्रेणी क्रम, ठीक है। चार प्रतिरोध हमने श्रेणी क्रम में लगा दिए। जब दोस्तों आपके घर में दिवाली होती है, आपकी शादी वादी दोस्तों होगी ना, तो शादी वादी में क्या करेंगे, आपके घर को सजाया जाएगा। क्या ही बात करो, सही बात कर रहा हूँ। जब आप शादी वादी होगी तो आपके घर को सजाएंगे दोस्तों। सजाते समय आपके घर को सजाएंगे जब आपके, तो बाहर जो है वो आपके वो लाइट वाली दोस्तों ना, लुप जुप वाली जो लाइट वाली जो झल्लरें होती हैं वो लगाएंगे दोस्तों ना। वो झल्लरें किस क्रम में होती हैं, आपके श्रेणी क्रम में होती है। चेक करना, अगर बेटा बीच में से दोस्तों एक भी लट्टू खराब हो गया सुन लो, मेरी बात सुन लो, अगर उस झल्लर में से एक भी लट्टू खराब बीच में हो गया तो आगे वाली लट्टू काम ही नहीं करेंगे दोस्तों। अगर उस झल्लर में से एक लट्टू खराब हो गया, एक बल्ब खराब हो गया, तो उसके आगे जितने भी दोस्तों, उसके आगे जितने भी लाइट होंगे, जितने भी आपके लट्टू होंगे वो काम नहीं करेंगे रसगुल्ला। ये श्रेणी क्रम दोस्तों होता है। क्या होता है, सीरीज होता है, श्रेणी क्रम होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यहां सवाल पूछता है आपसे कि जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना होगा, ठीक है। सवाल ऐसी आएगा कि इन सब का तुल्य प्रतिरोध कितना होने वाला, आर कितना होगा। तो ध्यान रखना ये होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। ये होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल दोस्तों क्या है, एग्जाम्पल पूछूं आपसे, मान लो दोस्तों, मान लो मैं आपको दो का ही बता रहा हूं, ठीक है। दोस्तों मान लो ये दो प्रतिरोध जो है वो मैंने ऐसे लगा दी दोस्तों ना। इसका इसका प्रतिरोध मान लीजिए कितना है, 4 ओम है, ठीक है। और इसका मान लीजिए 3 ओम है ना। ऐसे मान लीजिए इसका 4 ओम था, इसका दोस्तों 3 ओम था, ठीक है। अब देखिए इसका मैं आपसे पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पूछूं कितना होगा, तो 4 प्लस 3 आपके 7 होगा, ठीक है। 4 प्लस 3 आपके 7 होगा, आपको ध्यान रखना है। ऐसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ दो निकल जाएगा, ठीक है। सबको जोड़ दो, तुल्य प्रतिरोध आपका निकल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। वहीं दोस्तों एक दोस्तों तरीका ये होता है आपके कि आप दोस्तों ऐसे लगा दीजिए दोस्तों ना, एक ऐसे लगा दीजिए। एक तरीका ये भी होता है, ठीक है। एक तरीका होता है आप ऐसे लगा दीजिए। आपके घर में जितने भी लाइट या फिर पंखा जो स्विच विच लगे हुए हैं आपके, वो सारे इसी क्रम में लगे होते हैं, ठीक है। दोस्तों घरों में जो स्विच विच होते हैं आपके, जो घरों में स्विच होते हैं वो इसी क्रम में होते हैं, ठीक है। घरों में जो स्विच होते हैं आपके वो इसी क्रम में होते हैं। इसको बोलते हैं समानांतर क्रम, ठीक है। पैरेलल, पैरेलल लगा दिया ना, 1 2 3 पैरेलल लगा दिए। इसका भी मान लो R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, ठीक है। इसे बोलते हैं समानांतर क्रम, ठीक है। यहां पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो ये होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये होगा। तो सवाल पूछूं आपसे, समानांतर क्रम जो है यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए दोस्तों ना, एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। एग्जाम्पल पूछूं आपसे दोस्तों, मान लीजिए यह दो आपके क्या है, यह दो मान लीजिए दो प्रतिरोध जो है, दो तार हमने इस प्रकार लगा दी परिपथ के अंदर, सर्किट के अंदर, ठीक है। ऐसे लगा दी हमने सर्किट में आपके दो तार आपके। इसका दोस्तों प्रतिरोध मान लीजिए कितना आपके, इसका प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। और इसका 3 ओम है ना। सवाल पूछे कि भाई इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो आप ऐसा कर लीजिए कि 1/R बराबर
1/4। यहां तो सीधा जोड़ दिया आपने, 4+3 = 7 हो गया। यहाँ 1/r बराबर 1/4 + 1/3, ठीक है, ये होगा ना। तो 4 और 3 का आपके एलसीएम लेंगे हम, आपके 12 आ जाएगा। 4 तिया 12 और 3 चौक 12, कितना आ गया? 7/12 आएगा 1/r। इसका उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, आर निकालना है तो उल्टा करना पड़ेगा। तो 12/7 ओम आएगा। आर बराबर कितना आएगा? 12/7 ओम जो है ये आपके आर की वैल्यू आएगी। तो दोनों का अलग अलग है ना। यहां पर देखो 7 ओम आया, तो श्रेणी क्रम में 7 ओम आ गया। समांतर क्रम में कितना आ गया? 12/7 ओम आ गया। कितना? समांतर जो क्रम है उसमें 12/7 ओम आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला पूछे आपसे, यहाँ आर बराबर R1 + R2 + R3, उल्टा करना पड़ेगा ना बेटा। अरे ये 1/r की वैल्यू है, ये 1/r की वैल्यू आई है 7/12। इसका उल्टा भी तो करना पड़ेगा टोपा, जब भी तो r की वैल्यू आएगी। तो r की वैल्यू 12/7 आएगी। एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, आप करके बताना मुझे, अपनी कॉपी में करके दोस्तों बताओ। आपके सवाल से पूछूं आपसे, सवाल से पूछे आपसे कि सवाल से पूछूं आपसे यहाँ पर, तो लिखना दोस्तों आपके, यदि दोस्तों यदि R1 बराबर 2 ओम है और R2 बराबर 2 ओम है और R3 बराबर दोस्तों R3 बराबर 2 ओम है। सवाल पूछ रहा हूं आपसे, सवाल पूछ रहा है कि श्रेणी क्रम में R की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। श्रेणी क्रम में R की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? आपके श्रेणी क्रम में R की वैल्यू कितनी होगी और आपके समांतर क्रम जो है इसमें R की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। दोनों बताओ फटाफट से। श्रेणी क्रम में R की वैल्यू कितनी आएगी, समांतर क्रम जो है उसमें R की वैल्यू कितनी आएगी। सवाल आपके सामने यहाँ पर R1 2 ओम है, R2 2 ओम है, R3 आपके 2 ओम है। आपको बताना है कि दोनों में, इन तीनों रेजिस्टेंस के द्वारा श्रेणी क्रम समांतर क्रम में कितनी वैल्यू आने वाली। देखो श्रेणी क्रम का मतलब होता है तीनों को जोड़ दो सीधा ना, 6 ओम आ जाएगा। श्रेणी क्रम का मतलब 6 ओम आएगा, सीधा सीधा बात है, सबको जोड़ दो श्रेणी क्रम, ठीक है। समांतर क्रम पूछूं आपसे तो यहां निकालना पड़ेगा 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, 1/2 1/2 1/2, ठीक है। 2 आ गया, ऊपर 1 + 1 + 1 आपके 3/2 आ गया। तो r बराबर आ गया 2/3। क्या हो गया? r बराबर 2/3। ये हमारा करेक्ट आंसर है। सवाल आएगा, ये सवाल हर बार 14 में भी पूछा गया है, 21 में भी सवाल पूछा गया, देखना आप 10 में भी पूछा गया सवाल है। प्रतिरोध से उसको बहुत सारा प्यार है रसगुल्ला, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे आपसे कि जो रेजिस्टेंस है श्रेणी क्रम में क्या होगा, R बराबर R1 + R2 + R3, ठीक है। समांतर क्रम पूछूं आपसे तो 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, ठीक है। एक सवाल पूछता है कि अगर दोस्तों तार की लंबाई में बढ़ा दूंगा, ठीक है, अगर मैं तार की लंबाई बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर तार की लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस की लंबाई भी बढ़ जाएगी। लिख लो, स्टार लगा के लिखना, यदि तार की लंबाई बढ़ेगी, यदि तार की या परिपथ की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। यदि तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध जो है इसका मान बढ़ेगा, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ये आपको एग्जाम में सवाल बन सकता है, सीधा सवाल पूछेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये विद्युत धारा में हमने प्रतिरोध के बारे में चर्चा कर ली दोस्तों ना। इसके बाद शक्ति देखिए, पावर जो है क्या होती है, ठीक है। तो पावर का जो मात्रक दोस्तों होता है, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो मान घटेगा। ये लाइन भी लिख लो दोस्तों, एक बच्चे ने बताया तो आपकी ये लाइन भी लिख दीजिए आप। एक लाइन और लिख दो प्रतिरोध के अंदर, एक लाइन और लिख दीजिए कि यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, तो प्रतिरोध का मान घटेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रतिरोध का मान घटेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों आपके फॉर्मूला होता है R बराबर R प्रोपोर्शनेट टू L/A, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। L का मतलब होता है लेंथ, क्या होता है? लेंथ। और A का मतलब होता है आपके, L का मतलब लेंथ हो गया, और A का मतलब होता है आपके, A का मतलब होता है एरिया, क्या? एरिया। तो अगर मैंने लेंथ बढ़ाई तो R बढ़ेगा, ठीक है। और अगर दोस्तों मैंने
अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो r कम हो जाएगा, ठीक है। यही मैंने बात आपको लिखाई है ना, मैंने बात कही है कि अगर लंबाई बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, और अगर अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल आपके बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शक्ति दोस्तों पावर, ठीक है। तो शक्ति या पावर जो होता है इसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट जो है ये इसका मात्रक होता है, ठीक है। शक्ति या पावर जो है इसका मात्रक दोस्तों क्या है? आपके वाट या इसका मात्रक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति किसके बराबर है? एक हॉर्स पावर, ठीक है। ये सवाल खूब आता है। एक हॉर्स पावर जो है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर है? 746 वाट के बराबर, ठीक है। तो एक हॉर्स पावर जो है वो किसके बराबर होगी? 746 वाट के बराबर है, ध्यान रखना। तो एक हॉर्स पावर 746 वाट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की बात करूं आपसे तो इसका जो मात्रक है वो क्या आपके दोस्तों इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक जो आपके पूछूं आपसे तो इसका मात्रक बैकुरल भी होता है और क्यूरी भी होता है, ठीक है। तो लिखना इसका मात्रक बैकुरल भी होता है, बैकुरल भी होता है और क्यूरी भी होता है, ठीक है। तो बैकुरल और क्यूरी जो है वो इसका मात्रक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो बैकुरल और क्यूरी जो है वो इसका मात्रक है। और मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा आपने। मैडम दोस्तों क्यूरी जो है इन्होंने रेडियम की खोज की। किसकी? जो रेडियम है इसकी खोज किसने की है? मैडम क्यूरी ने, ठीक है। जब भी दोस्तों आप रात को हाईवे में जाते हो तो आपको जो सिग्नल्स लगे होते हैं आपके कि ऐसे मुड़िए ऐसे मुड़िए, दोस्तों आपके येलो कलर के सिग्नल्स जो होते हैं आपके वो चमकते हैं। देखा रात में आपने? दिन में वो नहीं चमकते क्योंकि उसमें रेडियम लगा होता है, ठीक है। दोस्तों उसमें कोई लाइट नहीं लगी हुई, अंदर रेडियम लगा होता है उसमें ना। तो रेडियम की खोज करने वाली कौन थी? मैडम क्यूरी। कौन? मैडम क्यूरी, ठीक है। और मात्रक होता है बैकुरल और क्यूरी आपके इसका मात्रक है, आपको ध्यान रखना है। तो बैकुरल और क्यूरी मात्रक है और मैडम क्यूरी आपके रेडियम की खोज करने वाली, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, लेंस की क्षमता, ये सवाल तो आपके बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? देखो, जो लेंस की जो पावर, जो मैंने लेंस दोस्तों लगाया हुआ है, जो मैंने स्पेक्स लगाया हुआ है, इसमें 2 लेंस लगे हुए हैं, ठीक है। 2 लेंस लगे हुए हैं। अगर सवाल पूछूं आपसे इस लेंस की पावर कितनी है, चश्मे का नंबर कितना है, ठीक है। सवाल आता है ना चश्मे का नंबर कितना है, आप पूछते हो ना आपके स्पेक्स लगाए चश्मे का नंबर कितना है, ठीक है। वही लेंस की पावर होती, क्षमता होती है, ठीक है। तो जो लेंस की क्षमता है वो डायोप्टर में निकलती है। किसमें? डायोप्टर में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता जो है इसकी जो इकाई क्या है आपकी? इसकी इकाई होती है डायोप्टर, ठीक है। यूनिट क्या है इसकी? तो डायोप्टर इसकी इकाई होती है, ठीक है। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f। देखो, जो लेंस की क्षमता है वो क्या है? फॉर्मूला क्या है? P बराबर 1/f इसका फॉर्मूला है। P होती है लेंस की क्षमता, पावर, ठीक है। P क्या है? लेंस की क्षमता है, पावर है, ठीक है। और F पूछूं आपसे, F होती है फोकस दूरी। क्या होती है? फोकस दूरी, ठीक है। F क्या है? फोकस दूरी है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है, आसान सा न्यूमेरिकल है। आपसे सवाल पूछता हूं, आपको उसका आंसर छापना है दोस्तों ना, आपको उसका आंसर बताना है मुझे। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, यदि यदि फोकस दूरी यदि फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता कितनी होगी? लेंस की क्षमता कितनी डायोप्टर होगी? यदि फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता कितनी डायोप्टर होगी? एक सवाल आपके लिए, बताओ फटाफट क्या आंसर होगा। यदि फोकस दूरी जो है वो 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता कितने डायोप्टर होगी, आपको बताना है। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी, हमको तुमसे प्यार है प्यार, तेरे घर आऊंगा। अरे चप्पल लेकर आओ मेरी बाहर से। ए प्रभु, मुझे शक्ति दो बिहार तक चप्पल फेंकने की, है ना। बिहार तक चप्पल मैं फेंक पाऊं, मुझे पावर दो। तुमको लगा लड्डू सवाल पूछ लिया। गुरु जी P बराबर 1/f, ठीक है। कई तो भाई साहब इतने होशियार है, P बराबर 1/f, ठीक है। गुरु जी P बराबर 1/f, आपने फोकस दूरी दी है 1/200 कर दिया, और 200 कितना आ गया ये आपके 1 का भाग दिया तो 0.005, कितना आ गया? इतना आ गया, ठीक है।
अरे दो पाँव रुक जाओ। जब भी दोस्तों जब भी आपसे लेंस की क्षमता पूछे, वो ऐसे ही पूछता है, जब भी लेंस की क्षमता आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि फोकस दूरी को पहले मीटर के अंदर लाना ही है। क्षमता डायरेक्टर में तभी आएगी जब फोकस दूरी मीटर में होगी, ये अनिवार्य है, ठीक है। अनिवार्य क्या है? अनिवार्य है डायप्टर में अगर क्षमता चाहिए, डायप्टर के लिए फोकस दूरी का मीटर में होना जरूरी है। फोकस दूरी का मीटर में होना, फोकस दूरी का मीटर में होना अनिवार्य है, मीटर में होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर डायप्टर जो है, डायप्टर के लिए फोकस दूरी का मीटर में होना अनिवार्य है। पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो एफ बराबर, वो तो सेंटीमीटर आपके, ये कितना हो गया दोस्तों आपके, ये हो गया 2 मीटर। कितना हो गया? 2 मीटर हो गया। पहले इसको कन्वर्ट करो इसके अंदर, ठीक है। अब दोस्तों भाग लगाओ, P बराबर 1/F, ठीक है। 1/2 कितना आ गया? 0.5। ये डायप्टर होगा। अरे बात समझ में आ गई मैंने क्यों दिया सवाल आपको? तो पहले हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, हम जल्दबाजी में ये करते ही नहीं रसूलुल्लाह, हम जल्दबाजी में सीधा 1/F करते हैं, सीधा आंसर छाप देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 भी वही होगा, 0.005 वही होगा ऑप्शन नंबर 1, पर वो गलत आंसर है, ठीक है। 0.5 डायरेक्टर आपके ठीक आंसर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब लेंस दो तरह के, एक तो अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस है, ठीक है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो मेरे लेंस लगा हुआ है ना, जो मेरे लेंस है आपके, वो है अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। हम प्रकाश आपको अलग से पढ़ाएंगे, वहां समझाएंगे, ठीक है। जो मेरे लेंस लग रहा है वो अवतल लेंस है। कौन सा? कॉनक्लेव लेंस। इसकी दूरी क्या होती है? आप किसी भी बच्चे से पूछोगे कि आपके लेंस की पावर कितनी है, कितना नंबर का चश्मा है आपके, वो कहेगा -0.5। आप चेक करना, -5, -2.5, -1.5। मतलब आपको जो बच्चा है, उसके जो लेंस लगा हुआ है, उसकी क्षमता आपको, उसका जो पावर है, वो हमेशा आपको माइनस में मिलेगा, क्योंकि उसके लेंस कौन सा? कॉनकेव लेंस। बचपन में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है हमको ना, उसके लिए हम लेंस लगाते हैं कॉनकेव लेंस। कौन सा? कॉनकेव लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? माइनस में होती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आप एक लाइन नोट कीजिए मेरे साथ में, एक नोट लिखिए और लिखिए, अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस मतलब कि कॉनकेव लेंस, कॉनकेव जो लेंस है, अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता सदैव सदैव ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक, नेगेटिव होती है, सदैव ऋणात्मक होती है। और वहीं बुढ़ापे में जो लेंस लगता है वो होता है उत्तल लेंस, ठीक है। लिखना, उत्तल लेंस जो है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस की क्षमता सदैव धनात्मक होती है, क्षमता सदैव धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता सदैव नेगेटिव होती है, उत्तल लेंस की क्षमता सदैव क्या होती है? पॉजिटिव होती है। कभी सवाल सीधा सीधा भी आपसे पूछ लेता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ओजोन की सांद्रता, बस खत्म होने वाला टॉपिक है ना। देखिए, जो ओजोन की जो सांद्रता होती है, इसको किस में नापते हैं? ठीक है, डॉप्शन में नापते हैं। किसमें? इसकी इकाई क्या होती है? डॉप्शन इसकी इकाई होती है ना। इसकी इकाई क्या है? डॉप्शन जो है वो इसकी इकाई होती है। जो ओजोन है, जो इसकी सांद्रता है, इसकी इकाई डॉप्शन होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों ओजोन परत जो होती है, जो ओजोन परत है, पहली बात तो ये ओजोन परत जो है वायुमंडल की कौन सी, वायुमंडल में कहाँ होती है? समताप मंडल में, ठीक है। तो लिखना, ये समताप मंडल में उपस्थित है ना। समताप मंडल जो होता है, समताप मंडल में उपस्थित होती है कौन? आपके ओजोन परत, ठीक है। जो ओजोन परत होती है हमारे वायुमंडल में, इसका दोस्तों काम क्या है? इसका काम होता है, लिखना, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकना। सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली परावैंगनी जो किरण है, इन्हें रोकना, ठीक है। तो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरण है, अल्ट्रा वायलेट जो आपके रेज हैं, किरणों को रोकना इसका काम होता है, जो कि पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाए। अच्छा, इससे नुकसान क्या होगा दोस्तों? ये जो परावैंगनी जो किरणें हैं, इनसे नुकसान क्या होने वाला है? इनसे नुकसान होने वाला आपका क्या? इनसे नुकसान होगा आपके, हमें स्किन कैंसर होगा, ठीक है। तो लिखिए, इसका उद्देश्य क्या है? जो स्किन कैंसर है,
त्वचा कैंसर जो है इससे बचाव, ठीक है, त्वचा कैंसर जो है इससे बचाव जो है ये इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओजोन परत में दोस्तों छेद हो गया, ठीक है। इस छेद के बारे में, जो ओजोन परत में जो छेद जो हुआ है, अवतल लेंस उत्तल लेंस के काम हम अलग से पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए ना, वो प्रकाश के अंदर अलग से आएगा, ठीक है। जो ओजोन परत में जो छेद हुआ है इसके बारे में खोज करने वाला कौन था आपके, इसके बारे में बताने वाला व्यक्ति था आपके फोरमैन, ठीक है। तो लिखिए, सवाल पूछूं आपसे कि जो ओजोन परत है आपके, जो इसमें छिद्र हुआ है, इस छिद्र की खोज करने वाला कौन है आपके, इसकी खोज करने वाला था फोरमैन। कौन था? फोरमैन ने इसकी खोज की थी कि ओजोन परत में हो गया छेद, ठीक है। जो ये छेद हुआ था इसको रोकने के लिए हमने एक प्रोटोकॉल किया, एक संधि कर ली, एक सम्मेलन करा, जो किया कहां पर, मॉन्ट्रियल के अंदर। तारीख कौन सी थी? 16 सितंबर 1987 की तारीख थी, ठीक है। आपके सिलेबस में एनवायरनमेंट लिखा हुआ, चेक करना, पर्यावरण लिखा हुआ है, और आपके हर एग्जाम में पर्यावरण, चाहे जैविक घटक, चाहे अजैविक घटक, चाहे इकोसिस्टम, चाहे बायोडाइवर्सिटी, चाहे आपका ओजोन परत, चाहे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, चाहे IUCN, चाहे आपके और UNEP, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो नोट करना, 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल स्थान पर एक प्रोटोकॉल हुआ, ठीक है। कनाडा के मॉन्ट्रियल स्थान पर प्रोटोकॉल होता है, और इसका उद्देश्य था ओजोन परत के संरक्षण को रोकना, ठीक है। सॉरी, ओजोन परत के संरक्षण करना जो है ये इसका उद्देश्य था। तारीख कौन सी है? तारीख आपके 16 सितंबर की तारीख है। इसी तारीख को हम लोग जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस भी बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों किसके ऊपर रोक लगती है? तो यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज है आपके, उसमें एक गैस यूज होती थी आपके, उसको बोलते थे हम लोग क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उस गैस के ऊपर रोक जो है, उस गैस के ऊपर रोक यहाँ पे लगाई गई, ठीक है। तो एक पॉइंट और लिखिएगा, कभी सवाल पूछूं आपसे, कभी सवाल पूछे कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था, इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पहली बात तो इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ओजोन परत में क्षरण का जिम्मेदार किसको बताया गया? तो ओजोन परत में जो क्षरण हुआ है, जो छेद हुआ है, उसका जिम्मेदार किसको बताया गया? उसका जिम्मेदार जो है, उसका जिम्मेदार किसको? फ्रियोन को बताया गया, ठीक है। ये फ्रियोन क्या है? तो फ्रियोन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC होता है, ठीक है। अच्छा, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, CFC है बेटा, ये कहाँ यूज होती है आपके? ये होती है आपके रेफ्रिजरेटर में। किस में यूज होती है? जो रेफ्रिजरेटर है, जो फ्रिज है आपकी, उसमें यूज होती है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर फ्रिज में इसका यूज करते थे, आपको ध्यान रखना, फ्रीओन का, ठीक है। ये शीतलक के रूप में, ठंडा करने के लिए यूज होती है, ठीक है। ये किसके रूप में होती है आपके? ये ठंडा करने के, शीतलक के रूप में यूज होती है, कूलेंट के रूप में ना, शीतलक के रूप में इसका यूज करते थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शीतलक के रूप में इसका यूज करते हैं, आपको नोट करना है। अब हमारे यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज नहीं करते हैं दोस्तों, अब अमोनिया गैस का भी रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे, आपका 2021 का पेपर चेक करना, उसमें सवाल है कि वर्तमान में शीतलक के रूप में किसका यूज होता है? अमोनिया उसका आंसर है, ठीक है। तो जो अमोनिया गैस जो होती है, जो अमोनिया गैस है, अमोनिया जो गैस है आपके, NH3 बोलते हैं इसको, अमोनिया को, इसका यूज भी कहाँ करते हैं? शीतलक के रूप में करते हैं, ठीक है। ये सवाल आपके 2021 का जो पेपर हुआ है वहां पूछा गया है, ठीक है। जो अमोनिया है इसका यूज भी कहाँ करते हैं? कूलेंट के रूप में करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शीतलक के रूप में यूज करते हैं। तो ओजोन के साथ डॉप्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों, आवृत्ति, इसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आवृत्ति को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इस फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है आपके हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज जो है ये इसका मात्रक है, ठीक है। HZ लिखते हैं ना, ये लिखते हैं इसको हर्ट्ज, जिसका मात्रक है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स दोस्तों, इसका मात्रक होता है बेवर। क्या होता है? बेवर। और इसी का मात्रक होता है मैक्सवेल। दोनों नोट करने हैं, ठीक है। बेवर और मैक्सवेल जो है, इन दोनों ने उसके ऊपर कार्य किया था, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम बेवर और मैक्सवेल रखा गया, ठीक है। तो बेवर और मैक्सवेल किसका मात्रक है? मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है इसका मात्रक बेवर और मैक्सवेल, आपको ध्यान रखना है। बेवर, मैक्सवेल दोनों दोस्तों आपको नोट करना है, ठीक है। बेवर और मैक्सवेल दोनों किसके मात्रक हैं? चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र की दोस्तों गहराई की बात करूं आपसे ना, समुद्र की जो गहराई है इसको नापने के लिए इसका मापक कौन होता है? इसका मात्रक होता है फेदोमीटर। क्या होता है? फेदोमीटर जो है
ये समुद्र की जो गहराई होती है इसको नापने का काम करता है, ठीक है। समुद्र की जो गहराई जो नीचे है आपके उसको बोलते हैं फैथोमीटर। ऊपर जाने के लिए क्या होता है, ऊपर जाने के लिए होता है आपके, ऊंचाई के लिए होता है अल्टीमीटर। क्या होता है, ऊंचाई के लिए होता है अल्टीमीटर और गहराई के लिए होता है फैथोमीटर, ठीक है। ऊंचाई के लिए होता है अल्टीमीटर और गहराई के लिए होता है फैथोमीटर, है ना। जो वायु की जो स्पीड होती है इसके लिए क्या कहते हैं आपके, जो वायु की जो स्पीड होती है इसके लिए करते हैं एनीमोमीटर। किसका, एनीमोमीटर ना। तो वायु की जो स्पीड है इसके लिए एनीमोमीटर का यूज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। विद्युत धारा की तीव्रता पूछूं आपसे, करंट जो बहता है उसकी तीव्रता के लिए लिखना आपके एमीटर। किसका, जो एमीटर होता है इसका यूज करते हैं, ठीक है। एक परिपथ में, कभी सवाल पूछे ना, एक परिपथ में अमीटर किस क्रम में लगा होता है, हमेशा श्रेणी क्रम में। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछे आपसे दोस्तों, एमीटर जो है हमेशा लिखना, एमीटर जो है, एमीटर एक परिपथ में, अमीटर एक परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगा होता है, ठीक है। और जो वोल्ट को नापने के लिए होता है वोल्ट मीटर, ये हमेशा किस में लगा होता है, समांतर क्रम में। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। अमीटर श्रेणी क्रम में लगा होता है और जो वोल्ट मीटर आपके वो समांतर क्रम में लगा होता है, ठीक है। आर्द्रता पूछूं आपसे, इसका नापने के लिए क्या आपके, इसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर, ठीक है। आर्द्रता को मापने के लिए, ह्यूमिडिटी को नापने के लिए, इसी को नमी कहते हैं हम लोग, है ना, नमी कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए होता है हाइग्रोमीटर होता है, ठीक है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी जो होती है आपकी वो होती है ओडोमीटर। क्या होती है, ओडोमीटर से नापते हैं वाहन द्वारा तय की गई दूरी को। किससे नापते हैं, ओडोमीटर से, ठीक है। भूकंप की जो इंटेंसिटी होती है दोस्तों, देखो भूकंप अभी आया कुछ दिनों पहले, म्यांमार के अंदर पूछा गया भूकंप है आपके, तो भूकंप की जो इंटेंसिटी होती है उसको किससे नापते हैं आपके, आपके सिस्मोग्राफ से नापते हैं, ठीक है। सिस्मोग्राफ जो है ये इसके लिए तो काम आता है, ठीक है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। और भूकंप हम क्या बोलते हैं, भूकंप क्या बोलते हैं हम, 7.7 रिएक्टर स्केल का है, 7.7 रिएक्टर का है, ठीक है। तो रिएक्टर आपकी इसकी इकाई होती है ना, रिएक्टर जो है ये इसकी तीव्रता नापने की इकाई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द्रव की क्षारता दोस्तों ना, क्षारता का मतलब होता है गाढ़ापन। जैसे शहद में होता है ना, आप पानी को फैलाओ फैल जाएगा दोस्तों ना, उसका गाढ़ापन कम होता है। शहद जो होता है उसको फैलाओ नहीं फैलेगा दोस्तों ना, पड़ोसी को फैलाओ तुरंत फैल जाएगा दोस्तों। पड़ोसी रायते की तरह होता है, रसगुल्ला पड़ोसी रायते की तरह होता है, फैलाओगे फैल जाएगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा सिलेक्शन होगा देखना, सबसे पहले कौन फैलेगा, पड़ोसी फैलेगा। पड़ोसन दोस्तों नहीं फैलती है, ठीक है। पड़ोसन जो है शहद की तरह होती है, नहीं फैलती है। पड़ोसी पानी की तरह होता है, फैल जाता है तुरंत, ठीक है। तो श्यानता को नापने के लिए, गाढ़ापन को नापने के लिए, किसका आपके गाढ़ापन को नापने के लिए हम आपके विस्कोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो गाढ़ापन के लिए लिखिए आपके, श्यानता के लिए किसका, विस्कोमीटर, किसका, विस्कोमीटर जो है इसका यूज करते हैं, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता पूछूं आपसे, इसके लिए फोनोमीटर, ठीक है। जो फोनोमीटर है आपके, ध्वनि की जो तीव्रता है इसके लिए फोनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, वायुमंडलीय दाब पूछूं आपसे लिखना, इसके लिए बैरोमीटर, किसका, जो वायुमंडलीय दाब है इसके लिए जो बैरोमीटर है इसका यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब जो है इसके लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं, ये आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, एमीटर, हाइग्रोमीटर, ओडोमीटर, सिस्मोग्राफ, विस्कोमीटर, फोनोमीटर, बैरोमीटर और फैथोमीटर, ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये लास्ट स्लाइड हमारे आज की इस क्वेश्चन की ना, लास्ट स्लाइड है हमारे यूनिट वाले चैप्टर की, ठीक है। कभी कभी सवाल पूछता है दोस्तों, एक गैलन में कितना होता है, ठीक है। कभी कभी सवाल पूछता है कि जो एक गैलन है आपके उसमें कितना होता है, लिखना आपके। अच्छा, आपने देखा है जो आपके क्रूड ऑयल जो होता है, जो कच्चा तेल होता है, वो गैलन में आता है, कितना गैलन है ना। तो कभी कभी सवाल पूछे कि एक गैलन में कितना होता है, तो 3.785 लीटर होता है, ठीक है। तो 3.785 जो लीटर है आपके वो होता है एक गैलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जो जी होता है इसका दोस्तों मान कितना होता है, ठीक है। ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको कभी कभी हम लोग 10 भी लिख देते हैं ना, 10 भी लिखते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, ग्रेविटेशनल आपके जो कांस्टेंट है इसकी बात दोस्तों करते हैं, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है वो बैरल है बेटा, तू जो बोल रहा है दोस्तों बैरल है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है आपके, तो जी की बात करूं दोस्तों आपसे, जी कितना होता है आपके, तो जी की वैल्यू होती है 6.67। ये सवाल तुम्हारे ही बिहार में, तुम्हारा ही जो बीपी बिहार का जो एग्जाम है, बिहार पुलिस में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। ये सवाल बिहार पुलिस में आया हुआ है
कि ग्रेविटेशनल जो आपके कांस्टेंट है जी जो है, कैपिटल जी जो है, स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कैपिटल जी जो है गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक इसकी बात करूं आपसे तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जो है ये होता है। ठीक है, अगला दोस्तों, एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, 453 ग्राम। ठीक है, एक पाउंड में 453 ग्राम होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, पाउंड दोस्तों आपने देखा कभी, अगर दोस्तों आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कभी केक लिया हो, आपने तो लिया ही होगा रसगुल्ला, आज उसका बर्थडे है गुरुजी, क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा, केक बनवाता हूँ अच्छा वाला। ठीक है, आप गए केक वाले के पास में, आपने कहा बढ़िया सा केक बनाना है, वो कह रहा ठीक है, कितने पाउंड का बनाऊं, तुम्हें लगा कि यार पाउंड का मतलब किलोग्राम होगा, नहीं रसगुल्ला आधा किलो ही होता है एक पाउंड। ठीक है, तुम्हें बेवकूफ बनाता है वो कितने किलो का है, 453 ग्राम होता है एक पाउंड, कितना, 453 ग्राम। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, C4 क्या है, सेल्सियस, C4 क्या है, सेल्सियस तापमान की इकाई होती है। जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो C4 सेल्सियस है, तो 0 डिग्री जो सेल्सियस है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, K4 होता है केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, वहीं दोस्तों ये आपके 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, कितना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपने सुना है ना कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 के आसपास होता है, तो ये अंतर है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है और ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, एक बार सवाल दोस्तों पूछ ले आपसे, मान लो कि किस अंक पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, ऐसे दोस्तों नोट लिख दो, सो आप नोट लिखो, आपको लिखो, नोट लिखना, आप लिखना -40 डिग्री पर, -40 डिग्री तापमान पर लिखना, -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस 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 और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। कभी सवाल पूछे ना आपसे तो कितने डिग्री बराबर होते हैं, लिखना -40 डिग्री जो आपके -40 डिग्री है उस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका हमारा टॉपिक जो था पहला, वो टॉपिक आपके सामने था जिसमें हमने यूनिट के बारे में आपको पढ़ा दिया। ठीक है, इकाई के बारे में जो भी सवाल बन सकते थे सारे के सारे सवाल मैंने आपको यहाँ पर, लगभग सारे के सारे सवाल जो है वो आपको लिखा दिए, किसके बारे में, इकाई के बारे में। ठीक है, तो इकाई के बारे में सारे के सारे सवाल आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यूएनओ। ठीक है, तो कल हम यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ में हम जो है भारत का, जो भारत है हमारा, कल टॉपिक हमारे दो होने वाले। ठीक है, एक तो आपके यूएनओ होने वाला है, एक टॉपिक हमारा कल होने वाला है वो है भारत का स्थिति और विस्तार। भारत का स्थिति और विस्तार जो टॉपिक होने वाला है, ये दोनों की दोनों टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, दोनों की दोनों टॉपिक जो है आपको सिलेबस में मिल जाएंगे। एक तो टॉपिक आपका भूगोल में है, ये लिखा हुआ है, देखो भूगोल में स्थिति और विस्तार लिखा हुआ है, एक टॉपिक तो ये बराबर, एक तो ये पढ़ाने वाला हूँ आपको, और एक टॉपिक आपके विश्व का जो भूगोल है, इस विश्व का जो इतिहास है, इसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ, सवाल निश्चित बन जाता है यहाँ से, तो ये पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो कल दो टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ आपको, इसके लिए तैयार रहना है आपको। ये पहली क्लास थी, ये पूरी की पूरी PDF आपको अभी क्लास खत्म होती आपको अपने जो बैच है उसमें मिल जाएगी। ठीक है, मेरी तरफ से एक अगली बात आपके लिए कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक नहीं हो, अगर हो तो अच्छी बात है, अगर दोस्तों आपके पास कोई रेफरेंस बुक ना हो तो मैंने जो मेरी ये जो GK GS वाली जो बुक है, इसके ऊपर मैंने आपके जो डिलीवरी चार्ज है वो फ्री कर दिया अमेजोन के ऊपर। ठीक है, अमेजोन पे आपको, अमेजोन जो है इसके ऊपर, इसका लिंक लगा दो ऊपर, इस वाले का लगाना। ठीक है, चेक कर लेना, इस वाले का लिंक लगाना, अमेजोन के ऊपर इसका डिलीवरी चार्ज जो है वो फ्री कर दिया है। 3 to 4 डेज में ये बुक आपके पास पहुंच जाएगी। इससे बाहर आपका पेपर नहीं बनेगा, GK GS का बोल रहा हूँ, इससे बाहर बिहार छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा GK GS का इससे बाहर पेपर नहीं बनेगा। अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक नहीं है तो आप इसको परचेज कर लीजिएगा, मंगा लीजिएगा, इस पर डिलीवरी चार्ज फ्री है। शायद इस पर आपको 225 रुपये आपको प्राइस दिख रही होगी अभी जो है,
और इतनी ही प्राइस में आपको जो है, दिखाओ ना, है क्या 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 दिख रहा है, कैप्शन ज्यादा क्या है? अरे तो भाई लिंक लगा दो ना केवल यार तुम। 225 रुपये प्राइस दिख रही है मुझे भी इसकी। 225 रुपीज प्राइस जो है मुझे दिख रही है। मैं आपको अभी ऊपर लिंक लगवा रहा हूँ इसका, अगर आप चाहो तो परचेज इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो इसको। मैं इसका ऊपर लिंक लगवा रहा हूँ आपको। छोटा भी कर सकते हो अगर चाहो तो, कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, जब मैंने क्लास में खड़े होके कर दी छोटी। अभी ऊपर लिंक लगवा रहा हूँ, ठीक है, केवल लिंक लिंक लगा दो ना। तो कैसी लगी आपको क्लास, बताओ कैसी लगी, बताओ क्लास आपको। आज की पहली क्लास थी। देखो मैंने कहा ना 30 भी हो सकती है, 35 भी हो जाएंगे, 30 भी हो जाएंगे ना, 40 भी हो जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है इसमें। पहली क्लास थी, लगभग 70 मिनट के आसपास क्लास चलने वाली है। शुरुआती 10 मिनट मैंने आपसे बातचीत की थी, इसलिए मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा खींच दिए, ठीक है। 70 मिनट के आसपास क्लास आपकी चलेगी डेली आपको, है ना। और मैं ऐसी क्लास पढ़ाऊंगा डेली, जो भी कंटेंट होगा मैं आपको लिख कर लेकर आऊंगा और आपको यहाँ से पढ़ा दूंगा। मास्टर क्लास अलग से नहीं बेच सकता, ठीक है, उस बैच में आपको उपलब्ध है। और यूट्यूब पर मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, यूट्यूब पर मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी मेरी 3 क्लास होने वाली है जो कि यूट्यूब पर भी चलने वाली, कल भी आएगी यूट्यूब पर, परसों भी आएगी, है ना। कल हम यूएनओ और किसके बारे में पढ़ने वाले, यूएनओ, और कल हम जो है भारत की स्थिति विस्तार जो उसके बारे में पढ़ने वाले। ये हमारी पहली क्लास थी आज। यूनिट इकाई के बारे में पढ़ाया, उससे संबंधित जो सवाल बन सकते थे मैंने आपको कराने का प्रयास किया। सारी क्लासेज आपको ऐप में सोमवार से मिलेंगी, जितनी भी क्लास चल रही है। बाकी सारी क्लास इसके अलावा बिहार उत्कर्ष पे चल रही है, ये वाली क्लास आपकी मेन चैनल पे चल रही है, ठीक है। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। सिलेबस के इतर कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, सिलेबस पढ़ा दूं वही बड़ी बात है, इतर तो क्यों पढ़ाऊं मैं आपको। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आधार बना के वर्तमान में आपको पढ़ा रहा हूं। अगर पेपर का सिलेबस जो दिया गया उसमें से पूछेगा और थोड़ा समझदारी से पेपर बनाएगा, तो आप 50-60 क्वेश्चन केवल केवल इन 30-35 क्लास से निकाल ले जाओगे, ये मुझे विश्वास है, ठीक है। चलिए ध्यान रखना अपना, करंट अफेयर्स की चिंता छोड़ दीजिए। बिहार बजट में परसों पढ़ाने वाला हूँ आपको ना, बिहार बजट और इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट परसों पढ़ाऊंगा आपको। मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया है, ठीक है, चिंता मत कीजिए, वो मैं काम करता रहूंगा ना। ऊपर लिंक है, अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो आप इस बुक से परचेज कर सकते हो। आप इस बुक को मंगा करके अपनी रेफरेंस बुक के रूप में यूज कर सकते हो जीके जीएस के लिए। इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, ये आप निश्चित मान के चलिएगा। ऑल द बेस्ट आपको। जय हिंद, थैंक यू।